गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था क्रियात्मक या गत्यात्मक या फिर मोटर डेवलपमेंट, एक ही चीज है। हमने उसके बारे में बात की थी। आज की क्लास में करेंगे हम हस्तता। ये भी विकास के अंतर्गत आता है हस्तता, यानी हैंडेडनेस। हस्तता बोलते हैं, यह भी विकास का एक हिस्सा है। इसे इंग्लिश में इसे हैंडेडनेस कहा जाता है और सबने इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए। भारत में 95% लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी दाएं हाथ से लिखते हैं। दाएं हाथ से लिखने वाले जो लोग हैं वो 90 to 95% क्या है, राइट हैंडेड होते हैं, दाएं हाथ से काम करते हैं। तो ये होते हैं राइट हैंडेड बोथ। राइट हैंडेड होते हैं ये वाले। और इसी तरह के जो बालक अपने बाएं हाथ का अधिक प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, यानी बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले लोग। ये बाएं हाथ का जो प्रयोग है वो 5 से 10% लोग ही होते हैं। ज्यादातर क्या है, राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन 5 से 10% जो लोग हैं वो बाएं हाथ से भी काम करते हैं। अधिकांश बालक भी किसी कार्य को अपने दोनों हाथों से करते हैं। कई बालक होते हैं दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी वो क्या करते हैं कि एक ही हाथ को ज्यादातर यूज करते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो। तो इस प्रकार से क्या है, उनको ये जो दोनों हाथों का जो बालक बाएं हाथ से कार्य करने वाले होते हैं उन्हें लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, और दाएं हाथ से जो करते हैं उनमें जो बाएं हाथ से काम करने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें एम्बीडेक्स्ट्रस होने की जो संभावना होती है वो प्रबल संभावना होती है। तो अतः हैंडेडनेस का जो सामान्य अर्थ है, एक हाथ का प्रयोग मुख्य रूप से करना तथा दूसरे हाथ का जो प्रयोग है वो सहायक के रूप में करना हस्तता कहलाता है, यानी हैंडेडनेस कहलाता है। एक हाथ का मुख्यतः प्रयोग करना और दूसरे हाथ का प्रयोग हम जो राइट हैंड का करते हैं मुख्यतः, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो उसके सहायता के रूप में कार्य करता है। अगर हम लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं ज्यादातर, तो हमारा जो राइट हैंड होता है वो उसके सहायक के रूप में कार्य करता है। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं कि अरस्तु ने क्या कहा है। अरस्तु ने अपनी डेफिनेशन दी है, प्लूटो ने दी है, इन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी है, डेफिनेशंस दी है। प्लेटो जो है, अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने माना है कि जो राइट हैंड से लिखता है वो ईश्वर की देन है। राइट हैंडेड जो लोग हैं वो ईश्वर की देन है, और राइट भाग लेफ्ट से अधिक मजबूत होता है। जो हमारा लेफ्ट है उसके कंपैरिजन में जो हमारा राइट हैंड है वो ज़्यादा मजबूत होता है। राइट वाला जो भाग है वो अधिक मजबूत और शक्तिशाली होता है, और यह प्रकृति का नियम है। अब जो प्लेटो ने कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो ने कहा है कि उनका मानना है कि बच्चा केवल अपना एक हाथ मुख्य रूप से काम में लेता है और दूसरा हाथ सहायक के रूप में काम में लेता है। इसका जो मुख्य कारण है वो देखभाल और परवरिश है। क्या आपको अभी बताया था कि जो प्लेटो ने कहा है कि जो एक हाथ है वो मुख्य रूप से काम करता है और जो दूसरा हाथ है वो उसकी हेल्पर की तरह यानी सहायक के रूप में उसका काम करती है।
और इसका जो मुख्य कारण है जो है वो है देखभाल और उसकी परवरिश करना। माता पिता शिक्षक बच्चों को जैसा प्रोत्साहित करते हैं और वह वैसे ही कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब एक उन्होंने और भी डेफिनेशन दी है, किसने दी है? वॉटसन के अनुसार। ये मनोवैज्ञानिक रहे हैं, वॉटसन है। वॉटसन ने क्या कहा है? वॉटसन ने कहा है कि वॉटसन है और आर्टन ने भी, तो हम वॉटसन के बारे में जानेंगे कि वॉटसन ने कहा है। वॉटसन ने कहा है कि एक हाथ की समस्या को हल करने में वॉटसन ने सामाजिक संबंध के सिद्धांतों पर जोर दिया है। इसके अनुसार बालक अपने एक हाथ का अधिक प्रयोग करता है और दूसरे का कम, और यह लगातार अभ्यास के द्वारा होता है। अभ्यास से वह सीखता है। एक बार फिर से बताती हूँ कि जो वॉटसन है उन्होंने कहा है कि एक हाथ की समस्या को हल करने में वॉटसन ने सामाजिक संबंध के सिद्धांतों पर जोर दिया है। उनके अनुसार बालक अपने एक हाथ का अधिक प्रयोग करता है और दूसरे का वह कम प्रयोग करता है, और यह लगातार अभ्यास से वह सीखता है। आर्टन ने क्या कहा है? आर्टन ने कहा है कि यह सेरेब्रल से जुड़ा हुआ है, जो हमारा दिमाग है। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा है कि मस्तिष्क का जो बायां भाग दाएं हाथ को और दायां भाग बाएं हाथ को नियंत्रित करता है। जो मस्तिष्क है हमारा, वो दायां भाग है, वो दायां जो हिस्सा है, दायां भाग दाएं अंगों को कंट्रोल करता है, और बायां जो भाग है वो दाएं अंगों को कंट्रोल करता है। और यह वंशानुक्रम और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है, या तो वो हेरिडिटी पर निर्भर करता है या वो ट्रेनिंग के द्वारा इन चीज़ों के ऊपर निर्भर किया जाता है। ये किसके अनुसार है? आर्टन के अनुसार। ये हमारा हस्तता का हो गया कि हस्तता के अंतर्गत क्या आता है। अब हमारा इसके बाद में हम करेंगे, इसमें आगे हमारा आ जाएगा परिपक्वता और अधिगम आ जाएगा। परिपक्वता और अधिगम हम करेंगे। परिपक्वता और अधिगम, अब इसके बाद हमारा आता है परिपक्वता और अधिगम, इसी के अंतर्गत है ये। मैच्योरिटी एंड लर्निंग, परिपक्वता एवं अधिगम है। इसके अंतर्गत क्या आता है? स्वाभाविक अंतःप्रेरणा। स्वाभाविक अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरणा का जो अर्थ होता है किसी को भी प्रेरित करना। कोई हमें ज्ञान देता है, कोई बातें बताता है, तो हम क्या है उसको अंदर तक क्या हो जाता है कि हाँ अभी मुझे ये कार्य करना है तो करना ही है, तो उसको अभिप्रेरित करना। मनुष्य दो तरह से प्रेरित होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। सकारात्मक नकारात्मक, दो तरह से वो प्रेरित होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे इसके अंदर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जो होती है यानी सकारात्मक, यानी पॉजिटिव यानी अच्छी चीज़ों के बारे में प्रेरित होना। सकारात्मक तरीके से जब व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसे पॉजिटिव वे कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति में जब हम काम करने की क्षमता नहीं होती है, परंतु दूसरों के द्वारा जब उसे प्रेरित किया जाता है कि नहीं तुम ये काम कर लोगे, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, कोशिश करो तुम ये काम कर सकते हो, तो वो क्या है, तो वो जब दूसरों के द्वारा प्रेरित किया जाता है तब वह काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो वो उसको कर सकता है और
उस व्यक्ति को महसूस होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जब मुझे कह रहा है तो वह काम मैं उस काम को करने के मैं काबिल हूँ, उसे मैं कर सकता हूँ, तो उसे सकारात्मक अंतः प्रेरणा कहा जाता है। कभी कभी वह यह प्रेरणा व्यक्ति के मन में स्वयं भी आ जाती है। कई बार हमारे खुद के भी हो जाता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, वो देख के कि ये काम ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो वो क्या है, इस प्रकार से पॉजिटिव क्या है उसको प्रेरणा मिलती है, अंतर प्रेरणा मिलती है, अंदर से प्रेरणा मिलती है। ये तो हमारी पॉजिटिव थी। फिर होती है हमारी, जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चों को आप टॉफी चॉकलेट वगैरह देते हो कि लो आप ये चीज़ लो तो आप ये काम कर देना, तो वो कर देते हैं, तो ये क्या होता है पॉजिटिव होती है। फिर होती है नेगेटिव। नेगेटिव जो प्रेरणा होती है नकारात्मक प्रेरणा है। नकारात्मक प्रेरणा से व्यक्ति को जब नकारात्मक तरीके से ये कहा जा सकता है तुम तो कुछ भी काम करने के काबिल नहीं हो। हम बच्चों को भी बोल देते हैं कि या किसी और को बोल दे कि तुमसे कुछ काम नहीं बनेगा, तुम कुछ काम कर नहीं सकते, तो क्या होता है उसमें तुम किसी काम के काबिल नहीं, तो व्यक्ति को महसूस, तब उस व्यक्ति को महसूस होता है क्या मैं वाकई में कुछ नहीं कर सकता या कुछ करने के काबिल मैं नहीं। फिर भी वह खुद ही सोचता है कि जब वह काम दूसरे व्यक्ति कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो ये काम मैं करके दिखाऊंगा। तो ये होती है नेगेटिव अंतर प्रेरणा होती है। एक होती है इसके अंदर मौद्रिक अंतर प्रेरणा। तीसरी जो इसके अंतर्गत आती है वो मौद्रिक अंतर प्रेरणा होती है। मौद्रिक अंतर प्रेरणा, मौद्रिक यानी मुद्रा के द्वारा, मुद्रा यानी जब काम के बदले पैसे मिलता है तो वह मौद्रिक, उस व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसको मौद्रिक मुद्रा दी जाती है, और यही क्या कहलाती है, मौद्रिक अंतर प्रेरणा कहलाती है। तो ये थी हमारी इसके अंदर थोड़ा सा क्या था कि परिपक्वता और अधिगम के अंतर्गत स्वाभाविक ये प्रेरणा का था कुछ, तो हमने ये कंप्लीट किया है। तो हमारा जो मोटर डेवलपमेंट था वो यहीं पर कंप्लीट हो गया। अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हमारा भाषा, यानी वाणी और भाषा हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर डेवलपमेंट हमने करवाया है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, ये सारा पूछ लिया जाता है। अब हमारा जो आएगा यूनिट सेकंड है, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। यूनिट सेकंड है पेपर फर्स्ट की। अब इसके अंदर हम करेंगे वाणी और भाषा। वाणी और जो भाषा है, वाणी और भाषा का मनुष्य के जीवन में मुख्य संबंध होता है। आप सभी जानते हैं वाणी और भाषा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। अब वो क्या है वो महत्व हमारे जीवन में, हम उसको करेंगे। ये जो वाणी है इसको स्पीच डेवलपमेंट से भी बोल सकते हैं कि इसमें हम देखेंगे कि बच्चा कब बोलना सीखता है, क्या क्या उसके अंदर क्रियाएं होती है, और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा के विकास की अवस्थाएं बताइए, या फिर वाणी और भाषा के विकास की पूर्व अभिव्यक्ति दर्शाए, अभिव्यक्तियों के बारे में बताइए, या फिर उसमें हो सकता है कि आपसे पूछे कि वाणी और भाषा में, ये तो अब की बार भी अभी जब ये एग्जाम हुए थे इसमें भी पूछा गया था कि वाणी और भाषा में क्या डिफरेंस होता है, ये पूछा गया था। तो वाणी और भाषा का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के द्वारा हम हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, विचार हैं, उनको हम बताते हैं। इसके द्वारा बताते हैं वाणी और भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं, अभिव्यक्ति हम उनको दूसरों के सामने बताते हैं। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक सीधे शब्दों द्वारा पहुंचाते हैं। यह वाणी का विस्तृत रूप है। भाषा के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों के सामने रखते हैं।
ये हमारी भाषा है। दूसरों के सामने रखते हैं, यह वाणी का ही विस्तृत रूप है। यह वाणी का विस्तृत रूप है। यह वाणी का विस्तृत रूप है। इसके अंदर हम विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना और हाव भाव, संकेत, इच्छाओं, विचार, जो भाव होते हैं, अनुभव होते हैं, उन सभी को हम इनके द्वारा हम अपने जो विचार भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करते हैं। ये हमारे प्रयोग करते हैं, इन साधनों का हम प्रयोग करते हैं। वाणी भाषा का एक रूप है। अब वाणी क्या है? वाणी भाषा का एक रूप है। ये भाषा का ही वाणी है, वो भाषा का एक रूप है जिसमें ध्वनि और शब्दों के द्वारा, जिसमें क्या करते हैं? ध्वनि और शब्दों के द्वारा, जिसके अंदर हम ध्वनि और शब्दों के द्वारा दूसरों को बताया जाता है, जिसमें हम दूसरों को किसके द्वारा, अपनी जो भी बातें हैं वो किसके द्वारा बताते हैं? वाणी के द्वारा, ध्वनि और शब्दों के द्वारा हम अपने विचार जो भी होते हैं उनको बताते हैं। जैसे वाणी अस्पष्ट, अनियंत्रित और टूटी फूटी होती है। हम फिर भी समझ लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, कुछ कुछ बोलता रहता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जो उसकी माँ है वो समझ जाती है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो कहा भी जाता है कि गूंगे की भाषा गूंगे की माँ ही जाने। तो ये क्या है? हम उसके द्वारा उसके जो विचार होते हैं, उसकी जो बात होती है, उसको समझ जाते हैं। अब इसके अंदर आगे हम करेंगे वाणी और भाषा के विकास की पूर्व अभिव्यक्तियां करेंगे। या तो हम कहें इसके अंदर आगे हम इसके अंदर करेंगे वाणी और भाषा के विकास की अभिव्यक्तियां। ये हम करेंगे इसके अंदर वाणी और भाषा के विकास की अभिव्यक्तियां, या फिर अथवा इसके भाषा के विकास की अवस्थाएं हो सकती है। इस प्रकार से भी हो सकता है। एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। वाणी भाषा के विकास की अवस्था है। सबसे पहला आता है वास्तविक भाषा की पूर्व अभिव्यक्तियां। इसके अंदर आएगा, जैसे कि आंसर आ जाएगा इसके अंदर आंसर हम करेंगे वास्तविक भाषा की इसके अंदर सबसे पहले आएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा क्रंदन। क्रंदन आ जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमारा आएगा क्रंदन, फिर आ जाएगा कूइंग या बबलाना, दूसरा आ जाएगा या बबलाना आ जाएगा इसके अंदर हमारा।
हमारे वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा क्रंदन, दूसरा आ जाएगा हमारा क्वीन या बबलाना, और तीसरा हो जाएगा हमारे गेस्चर यानी हाव भाव। हाव भाव ये हमारे इसके अंदर आ जाएगा। ये तो थी वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां सॉरी। दूसरा आ जाएगा हमारा इसके अंदर है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां सॉरी, बार-बार अभिव्यक्तियां ही नहीं बोल रहा है, अभिव्यक्तियां। इसके अंतर्गत आ जाएगी हमारे कई प्रकार की, जैसे कि उच्चारण, ये आ जाएगा जैसे उच्चारण हो गया। फिर इसके अंदर हमारा बी आ जाएगा आकलन शक्ति, आकलन शक्ति हो गया यानी कंप्रीहेंशन पावर हो गया। अगला हमारा हो जाएगा शब्द भंडार, हो गया। और अगला हो जाएगा वाक्य निर्माण, ये हमारी जो वास्तविक भाषा की पूर्व की जो अभिव्यक्तियां हैं इसके अंदर क्रंदन, क्वीन या बबलाना, हाव भाव आ जाएंगे। फिर दूसरी जो है यानी भाषा के विकास की दो अवस्थाएं हैं, इसे बांटा गया वास्तविक ही है दोनों, लेकिन इसके ये पूर्व की है और ये वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां हैं। इसके अंदर उच्चारण आ जाएगा, आकलन शक्ति हो जाएगी, शब्द भंडार आ जाएगा और वाक्य निर्माण आ जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा। अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियां। इसके अंदर सबसे पहले हमने किया था क्रंदन। क्रंदन के अंदर आएगा यानी वास्तविक भाषा की जो पूर्व की अभिव्यक्तियां वो किसको कहते हैं? इसे बोलने की तैयारी भी कहा जाता है, यानी इसको क्या कहते हैं? बोलने की अभी क्रंदन की बात नहीं कर रहे हैं, इसे बोलने की तैयारी, कि बच्चा बोलने की तैयारी कर रहा है, तैयारी भी कहा जाता है, बोलने की तैयारी कहा जाता है। और यह शिशु जन्म से लेकर 13 माह तक की होती है, जन्म से लेकर 13 या 14 माह तक की ये होती है। भाषा विकास की अवस्थाओं के दौरान बालक क्या करता है? रोना है, बबलाना है एवं हाव भाव को प्रदर्शित करता है। क्रंदन होता है रोना, क्राइंग होता है, क्रंदन यानी क्राइंग रोना। भाषा विकास का यह है सबसे पहला स्टेप होता है। किस प्रकार से होता है यह स्टेप? जैसे कि पहले जब बच्चा पैदा होता है, अतः क्रंदन एक सहज एवं प्राकृतिक जो क्रिया है जिसका संवेगात्मक और बौद्धिक कोई संबंध, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जन्म के 2-3 सप्ताह बाद तक भी बालक किस कारण रोता है, क्यों रोता है, इसका पता नहीं चल पाता है। उसका रोना बिल्कुल ही निरर्थक, उद्देश्यहीन, कई बार तो ऐसे लगता है ये क्यों, हम देखते भी है बच्चों को क्यों रो रहा है, इसको दूध पिला दिया फिर भी रो रहा है, क्यों रोए जा रहा है, क्यों रोए जा रहा है। तो कई बार हमें उसके कारण अर्थहीन लगता है उसका, कि कोई अर्थ नहीं है इसके रोने का, वह यूं ही रोता रहता है। कई बार बालक जब रोना प्रारंभ करता है तो बिना रुके कई मिनटों तक रोते ही रहता है। कई बार वह रोते रोते सो भी जाता है। परंतु जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है उसका रोना उसकी आवश्यकताओं से जुड़ता चला जाता है। जैसे कि बच्चा जब
थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो किस लिए रोता है? वह जब भूख लगती है, कि भूख लगती है तब वह रोने लगता है, या माँ उससे दूर जाने लिए छोड़ के जाती है तब भी वह रोना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमें पता चल जाता है कि वो अब उसका क्या कारण है उसके रोने का, वो पता चल जाता है। तो ये हो गया हम उसके, क्योंकि उसके रोने के जो है टोन है, वो बारंबारता है, वो अंदाज है, उसमें अंतर आ जाते हैं उसके रोने में। रोते समय शिशु की 4 महीने का बालक उस समय रोता है जब उसकी माँ उसकी तरफ हाथ फैला देती है, परंतु गोद में नहीं उठाती, तब भी वह रोने लग जाता है। 5 महीने का बालक अपरिचित लोगों को देखकर रोने लग जाता है। जब कोई देखता है कि हाँ अपने जान पहचान का नहीं है, तब वह रोने लग जाता है। और 6 महीने का बालक तब रोता है जब उसके हाथ में से कोई चीज छीन ली जाती है, तब भी वह रोने लग जाता है। 7 से 8 महीने का बालक तब रोता है जब उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये उसकी रोने की क्रियाएं। रोते समय शिशु की शारीरिक स्थिति कैसी होती है? रोते समय, इसके अंदर ही आएगा प्रबंधन में, रोते समय शिशु की शारीरिक स्थिति। इसके अंदर जब बच्चा रोता है उसकी स्थिति कैसी होती है उसके शरीर की? सबसे पहले रोते समय शिशु का चेहरा लाल हो जाता है। इसके अंदर चेहरा, शिशु का चेहरा एक तो लाल हो जाता है। दूसरा क्या है, सांस की गति अनियमित हो जाती है। सांस की गति अनियमित व अनियंत्रित हो जाती है। अनियमित और अनियंत्रित हो जाती है। और अगले क्या है, इसमें बालक जितना तेजी से रोता है उतनी ही तेजी से अपने हाथ पैरों को पटकता है। बालक जितनी तेजी से उतनी ही तेजी से वह अपने हाथ पैर पटकता है। तो ये क्या है, उसके अंदर शारीरिक जो क्रियाएं हैं। और एक और क्या है, आंख से आंसू निकलने लग जाता है, उससे आंसू निकलते हैं, क्योंकि जब तक उनकी अश्रु ग्रंथियां काफी विकसित हो जाती है, उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि जो उनकी अश्रु जो ग्रंथियां होती है, आंसुओं की जो ग्रंथियां होती है वो विकसित हो जाती है, तभी तो उनमें से आंसू निकलने लग जाते हैं। अदरवाइज तो आप छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो देखते हैं कि उसकी आंखों में से रोता है, लेकिन आंसू नहीं आते हैं। तो क्या है, उसकी आंखों की जो ग्रंथियां हैं, आंसुओं की जो ग्रंथियां हैं वो परिपक्व हो जाती हैं। अब इससे अभी क्या है इनके, ये तो हो गया क्रंदन हो गया, उस रोते समय शिशु की शारीरिक स्थिति कैसी होती है ये हमने बात की। अब इसके हम करेंगे कि इसके लाभ और हानि क्या है। जब ये बच्चा क्रंदन में यानी रोता है तो उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती हैं। लाभ और हानि पे बात करेंगे। लाभ, क्या लाभ होते हैं? सबसे पहले इसके अंदर रोते समय शिशु का उत्तम विकास होता है। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, उत्तम विकास होता है शिशु का। अगला इसके अंदर क्या होता है, सामान्यतः जो शिशु रोता है उसकी भूख, प्यास, नींद आदि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है जब वह रोता है। इससे क्या लाभ होता है, आपने देखा है कि बिना रोए तो उसको दूध नहीं मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो वो क्या है, जब रोता है तो उसकी भूख, प्यास, नींद आदि है उनकी आवश्यकताओं की, जैसे बच्चा सोने के लिए रो रहा है, भूखा रो रहा है, तो उसकी पूर्ति हो जाती है। शिशु रोते समय हाथ पैर पटकता है, जिसके उसकी जो मांसपेशियां होती हैं हाथ पैरों की, वो उनका अच्छा व्यायाम हो जाता है और उसकी शारीरिक वृद्धि में वो सहायक होती है।
अगला क्या लाभ होता है इससे? रोने से जो उसके संवेगात्मक तनाव इमोशंस हैं वो दूर हो जाते हैं, बच्चा हल्कापन महसूस करता है, इसके ये लाभ होते हैं। अब इसके बाद हानियां आती हैं कि क्या हानियां होती हैं? कुछ लाभ भी हैं, जब किसी के लाभ है तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। यानी रोने की हानियां क्या क्या होती हैं? रोने से शारीरिक वृद्धि रुक जाना एक क्या है? रोने से शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है। शारीरिक रोने में चिल्लाने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कहाँ पे चली गई? जब ज्यादा रोता है तो हाथ पैर पटकता है तो उसकी एनर्जी उनमें वेस्ट हो जाती है। फिर दूसरा है जो रोने से शरीर का जो माता पिता की अभिवृत्तियां हैं वो बदल जाती है। रोने से माता पिता की अभिवृत्तियां चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अभिवृत्तियां होती हैं वो बदल जाती हैं, जैसे कि अधिक रोने वाले बालक के प्रति माता पिता की अभिवृत्तियां जो विचार होते हैं वो बदल जाते हैं। किस प्रकार से बदल जाते हैं? क्योंकि वे सोचते हैं कि इसकी तो आदत ही हो गई है रोना, ये तो ऐसे ही रोएगा, तो उसके प्रति माता पिता की अभिवृत्तियां चेंज हो जाती हैं। और घर का जो वातावरण है, अगला जो क्या है हानि है वो क्या है? घर का जो वातावरण है वो कलहपूर्ण हो जाता है। फिर एक और हानि है कि इससे सामाजिक समायोजन में असफलता मिलती है। बच्चा अगर अधिक रोता है तो उसको एडजस्ट करने में समाज में तो उसको दिक्कतें आती हैं। तो ये थी हमारी इसकी जो क्राइम था, यानी क्रंदन जो होता है उसमें बच्चा क्रंदन किसको कहते हैं, इसके जो लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, उनके बारे में हमने बात की। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल की क्लास में। तो ओके बाय, हैव ए नाइस डे।